Good morning, my dear children. Let's come back to the discussion. So, we were discussing about the nationalism in Europe because we left the class for 2 days. Now, I'm going to revise once again what we have read till now. So, in nationalism in Europe, the first thing we talked about what is nationalism. Then, we discussed this picture painted by Frederick Sorio. Later on, we talked about the nation state. What is nation state, right? Then हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट हुआ था, हाउ द रिवॉल्यूशनरी क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस. Later on, we talked about the age of Napoleon Bonaparte, which was between 1789 to 1799. He was a military leader, right? And from 1799 to 1815, he became the ruler of France. So, what are the administrative reform taken by the Napoleon Bonaparte? We discussed about it. We discussed about the Civil Code of 1804, or also known as Napoleonic Code, right? So here, यहाँ पर आपको Napoleonic Code लिखना है, Napoleonic Code of 1804, right? So ये सारे provisions हमने देखे थे. Then these are the administrative reforms taken by the Napoleon. Okay. Then I showed you the map how Napoleon Bonaparte expanded his territory during the time of early 19th century, right? उसने 1812 में कहाँ तक अपना टेरिटरी एक्सपेंड किया था, हमने इसके बारे में देखा. Then while the Napoleon Bonaparte expanding his territory, जब वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था तो वहाँ के लोकल पीपल का क्या रिएक्शन था, हमने वो भी देखा कि इनिशियली जो है लोगों ने फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया, बट लेटर ऑन he did not like the rule of they did not like the rule of नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सारी ऐसी चीजें की जो लोगों को पसंद नहीं आया. ओके. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट कि कैसे वो हार गया 1815 में, द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि ब्रिटिश, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को हराया. ओके. फिर हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात किया था. Then we divided the whole Europe into three parts: Western, Central, and Eastern Europe. Right? फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था हब्सबर्ग एम्पायर का, that how the people who are living in Habsburg Empire speaking different language, like गलेशिया में पोलिश लैंग्वेज बोला जाता था, यहाँ पर वेनेशिया में इटालियन बोला जाता था, राइट? यहाँ पर लगभग जर्मन बोला जाता था. So this was, I introduce you with the diversity of Europe. Then we discussed about the three class of people, that is aristocrat, new middle class and the peasants. So उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसकी सोसाइटी कैसी थी, ये हमने डिस्कस किया, राइट? Later on we discussed about the national liberalism. Nationalism, that means लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है? अलग अलग स्फेयर में हमने बात किया, पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. नाउ coming to the today's topic, that is the conservatism after 1815. So what is it? अब हम वापस से आ रहे हैं वहीं पर जहां पर हमने नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ा था, राइट? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रांस, ठीक है? सो फ्रांस में मैंने बताया 1815 में क्या हुआ था, द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि ब्रिटिश, पर्सिया, इन लोगों ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, राइट? तो हराने के बाद आई टोल्ड यू इन क्लास 9th ऑल्सो दैट इफ one party defeats another one, then what will happen? A treaty can a treaty is signed between them, right? or not, treaty sign किया जाता है, right?
सो अब हम फ्रांस के बारे में आज पढ़ेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ फ्रांस में, फ्रांस की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, फ्रांस के लोगों का क्या रिएक्शन था, राइट, या फ्रांस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई, राइट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। देखो यहाँ पर एक न्यू वर्ड है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है ए पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। एक ऐसा पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कहता है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा एंशिएंट टाइम से जो कुछ चल रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। वी शुड नॉट लीव आवर ट्रेडिशन। पहला, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पहले से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे क्या इंस्टीट्यूशन है, किंग है, राइट, नोबेलिटी है, ठीक है, कलर्जी है, ये सारे इंस्टीट्यूशन पहले से हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यू शुड नॉट अबॉलिश इट, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? दोज पीपल हु आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो पहला वो क्या बोलते हैं, हमारा ट्रेडिशन हमेशा वही सेम होना चाहिए, राइट। ये लोग ये भी बोलते हैं कि जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, जो किंग है, नोबेल है, क्लर्जी है, राइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो ये भी होनी चाहिए, राइट। जो कस्टम्स हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कस्टम्स का मतलब है कि वाट एवर ट्रेडिशंस, वाट एवर यू कैन से सोसाइटी में जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो भी हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड दे प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, मतलब वो लोग अचानक से चेंज नहीं चाहते, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1789 में क्या हुआ था फ्रांस में? अचानक से किंग को हटा के क्या कर दिया गया, यहाँ पर डेमोक्रेसी बना दिया गया, राइट और नॉट, ठीक है। सो इस तरह के चेंजेस इनको पसंद नहीं। ये क्या बोलते हैं, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा जो है कंसेशन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा चेंज एक दिन में ही ले लो, राइट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वांट चेंज, बट दे डोंट वांट अ क्विक चेंज, ठीक है। सो this is the meaning of conservatism. Now, do you think that after 1815, when Napoleon got defeated, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, तो यहाँ पर फिर से those people who are following conservatism, they started ruling in France? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? Yes. Why? क्योंकि जो विनिंग पार्टी थी, नेपोलियन बोनापार्ट को जिसने हराया था, वो कौन थे? ब्रिटिश, है ना, रशिया, ये सारे जो कंट्री थे, दे आर कंजर्वेटिव्स, दे आर हैविंग द रूल ऑफ किंग। इन सारी कंट्री में किसका रूल था? किंग का रूल था, राइट। मोनार्की यहाँ पर चल रही थी, राइट। सो जब इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, तो इनका जो बेसिक मोटिव था वो क्या था कि फ्रांस में दोबारा से सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा नेपोलियन के आने से पहले था, राइट। सो जब इन्होंने 1815 में जब ये लोग मिले, राइट, तो कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राइट। क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन नेपोलियन के बाद इन लोगों के माइंड में कुछ तो बदलाव आया। क्या बदलाव आया? देखो ध्यान से। मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to society of pre revolutionary days, ठीक है। देखो, एक तो सोसाइटी थी 1789 के पहले, ठीक है, 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, इसके पहले जैसी सोसाइटी थी, ठीक है। और यहाँ पर 1815, 1789 के बाद जो सोसाइटी हुई और ये पहले जो सोसाइटी थी, इस दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस था, राइट और नॉट। पहले जो था वो बिल्कुल कंजर्वेटिव था, लोग जो है
काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे थे लोगों के पास। यू कैन से कि कई सारे लोगों के पास प्रिविलेज थे, राइट। लेकिन इस जगह पर बिटवीन 1789 टू 1815 ये थोड़ा सा क्या हो गया, एक ऐसा सोसाइटी आया जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए, राइट। तो 1815 के बाद कई सारे कंजर्वेटिव्स को ये लगने लगा कि हमें ऐसा नहीं करना है कि वापस से आफ्टर 1815 हमें बिल्कुल वैसा ही सोसाइटी कर देना है जैसा कि 1789 के पहले था। उनका मानना था कि हमारा सोसाइटी बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए जैसा 1789 के पहले था। कुछ कुछ चीजें जो कि 1789 से 1815 के बीच हुआ है वो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, उनका मानना था कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने लिया है वो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देखो पहले जो है 1789 के पहले क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम था, राइट और नॉट। फ्यूडल सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, किंग और नोबेल, राइट। तो क्या होता था, किंग जो है नोबेल को लैंड देता था, राइट, और नोबेल क्या करता था, किंग को आर्मी प्रोवाइड कराता था, है ना। बट ये वाला सिस्टम 1789 के पहले था। बट नाउ द कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। नेपोलियन ने जो सिस्टम लगाया था वो सिस्टम ज्यादा अच्छा है। नेपोलियन ने क्या सिस्टम लगाया था, नेपोलियन ने कहा था कि मैं यहाँ का ऑटोक्रेट हूँ और आई विल एम्प्लॉय आर्मी डायरेक्टली, किसी नोबल मैन की जरूरत नहीं है, मैं आर्मी को एम्प्लॉय करूंगा, मैं आर्मी को सैलरी दूंगा सीधा, राइट। एंड आई विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीपल, पीपल से कलेक्ट करूंगा और आर्मी को टैक्स सीधा सैलरी दूंगा, राइट और नॉट। सो ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए गए थे नेपोलियन के द्वारा, ये लोग क्या चाहते थे कि उस रिफॉर्म को हम रहने दें, ऐसा नहीं कि हम उसको खत्म कर दें, राइट। ओके, so you can look at here that they realized modernization by Napoleon is good, right. So क्या क्या मॉडर्नाइजेशन किया गया था नेपोलियन ने, ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। डायनेमिक इकोनॉमी, नेपोलियन बोनापार्ट ने इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया था। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, करेंसी को रिड्यूस किया था, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, राइट, सर्फटम, इन सारी चीजों को अबॉलिश किया था, ठीक है। सो ये सारी चीजें वो क्या चाहते थे कि ये ऐसा ही रहे जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रखा है। okay. अब हम बात करते हैं कि जब ये लोग मिले, कौन कौन, नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद जो पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रसिया, राइट, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, सॉरी यहाँ पर रसिया है, दिस इज पर्सिया, राइट, रसिया एंड पर्सिया, ओके। सो ये सारे चारों पावर्स जो मिले, राइट, तो जिस जगह पर मिले उस जगह का नाम था वियना। सो फाइंड आउट वियना कहाँ पर है, ठीक है, कौन से कंट्री में है। 1815 में ये लोग मिले वहां पर टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्यों मिले थे, कि वार में जो भी खर्च हुआ, या राइट और नॉट, इन क्लास 9th ऑल्सो यू रेड अबाउट कि जब भी कोई वार होता है तो हारने वाले के ऊपर सारा पैसा उससे लिया जाता है जो वॉर में खर्च हुआ है। सो जब ये मीटिंग हुआ 1815 में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं, इसको हेड किया था किसने, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, राइट। सो ये बहुत फेमस पर्सन है, इसका नाम याद रखना। क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक, ही वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर, राइट। ओके, लेट मूव्स टू द प्रोविजंस ऑफ 1815। जब उन्होंने बैठ के मीटिंग की तो आखिर में उसका प्रोविजन क्या निकला, दैट मीन्स क्या उन्होंने डिसाइड किया। सबसे पहला चीज उसने क्या किया, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज डन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ज्यादातर, आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट टेलिंग यू द 100% चेंज, राइट।
ज्यादातर चेंजेस जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे उसको वापस से रिस्टोर कर दिया, राइट। सेकेंड, बर्बन डायनेस्टी, यू रिमेम्बर क्लास 9th, बर्बन डायनेस्टी, लुइस 16, राइट। सो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, राइट और नॉट, राजा को मार दिया गया था। बट यहाँ पर क्या किया गया, 1815 में बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर टू पावर, बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया गया। अब जो वहां का राजा बना उसका नाम था लुइस 17, राइट, ठीक है। इसको 1815 में वहां का राजा बना दिया गया, राइट। फ्रांस लॉस्ट इट टेरिटरीज अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, जो भी टेरिटरी उसने अनेक्स किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुक एट हियर, मैं दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस, राइट। सो देखो यहाँ पर ये 1815 का मैप है। इस मैप में कई सारे पार्ट, जो कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत चुका था, ठीक है, अपने रीजन में। इन सभी को वापस से ले लिया गया फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस वापस से उतना बड़ा ही हो गया जितना पहले वो था, राइट। So it means that most of the territory won by the Napoleon Bonaparte during his regime was restored again, right? Okay. Next, a series of states were set up on the boundaries of France. जो फ्रांस जो कंट्री है उसका जो बाउंड्री है, टेक एन एग्जांपल, दिस इज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ये है। यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे सेटअप किए गए, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पर्सिया रसिया का फ्रेंड था, राइट। यहाँ पर अपने फ्रेंड किंग को यहाँ पर सेटअप किया गया, ताकि जब भी फ्रांस में किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन हो और फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की तरह वापस से, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेट्स होने चाहिए जो कि इसको रोक सके, फ्रांस के आर्मी को रोक सके, ठीक है, बाउंड्री पर ही रोक सके और ये फर्दर आगे ना बढ़े। इसलिए इन्होंने क्या किया, कई सारे स्टेट्स, दैट मीन्स यू कैन से कंट्री सेटअप किया फ्रांस के चारों ओर, ताकि इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाए, राइट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, आज के डेट में जो बेल्जियम है वहां पर, ठीक है, नीदर वहां की जो टेरिटरी है, ठीक है, ये समवेयर हियर, यहाँ पर है। फ्रांस अगर इस तरह का है, ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट में यहाँ पर बेल्जियम नाम का या फिर किंगडम ऑफ नीदरलैंड को सेटअप किया गया, ठीक है। जेनेवा वाज एडेड टू पिडमंट इन साउथ, यहाँ पर है जेनेवा, इधर इस साइड में, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे स्टेट्स यहाँ पर सेटअप किए गए कि कभी अगर लड़ाई हो तो ब्रिटिश पर्सिया की आर्मी यहाँ से इंटर कर सके और इनके साथ फ्रांस की आर्मी के साथ लड़ाई कर सके, राइट। Then Persia was given important new territories on its western frontier, ठीक है, while Austria was given the control of northern Italy. So हम मैप देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिया यहाँ है, ऑस्ट्रिया वाज गिवन दिस पार्ट, ये वाला इटली का नॉर्दर्न इटली ये दिया गया, ठीक है। देन पर्सिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पार्ट मिला, ये वाला, ठीक है, पहले ये छोटा था, it the Persia got this part, right? So that means everyone benefited with this treaty, ठीक है, apart from फ्रांस, फ्रांस के अलावा सभी को बेनिफिट मिला, राइट, ओके। नेक्स्ट, देन है
द जर्मन कॉन्फेडरेशन, राइट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो 39 स्टेट्स एस्टेब्लिश किए थे जर्मनी में, राइट, उसको छोड़ दिया गया, उसको बिल्कुल टच नहीं किया, ठीक है, लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है, जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया। रसिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल पर्सिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सक्सोनी, ठीक है। तो ये आप देखोगे ध्यान से कहाँ पर है ये पोलैंड, रसिया, पोलैंड का कौन सा पार्ट, या ये सक्सोनी कहाँ पर है, आप मैप पे ढूंढना, ठीक है। मैंने पीपीटी में दिखाया है, हब्सबर्ग सॉरी मैप ऑफ 1789, ठीक है, वो जो रेड कलर से, रेड ग्रीन कलर से मैप था, उसमें मैंने दिखाया है कि ये सक्सोनी वाला पार्ट किधर है, तो आपको सर्च करना है, ठीक है। ओके, सो these आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वियना। आपको हर एक चेंजेस याद रखने हैं, राइट। अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है यू कैन राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट, कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं आपको टू गेट 3 to 4 मार्क्स, राइट। ओके, नाउ जब ये कंजर्वेटिव रिजीम आया 1815 के बाद, जो ये रिजीम आया वो क्या था, ऑटोक्रेटिक था। नाउ only one person have the power, right? They did not tolerate criticism and dissent, right? उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, या फिर कोई दूसरा उसके ऑर्डर की अवहेलना करे, ऑर्डर नहीं माने, ये भी उनको पसंद नहीं था, राइट। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, ज्यादातर जो थे वो लोग क्या कर सकते थे, सेंसरशिप इम्पोज करके रखा था, राइट, ऑन न्यूज़पेपर, बुक। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, प्लेस, सॉन्ग, ठीक है, इन सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, अगर ये आइडिया ऑफ लिबर्टी को प्रमोट करता हो या फ्रीडम को प्रमोट करता हो। बट जो फ्रांस के लोग थे अभी भी उसके मन में फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी थी। दे अगेन वांटेड टू बिकम अ लिबरेटेड कंट्री, राइट और नॉट। वो फिर से क्या चाहते थे कि हम फिर से क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक बन जाए, राइट और नॉट, ठीक है। सो कई सारे ऐसे लिबरल्स थे जो कि रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। कौन थे हम देखेंगे उसके बारे में। सो हियर देखो एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है। ओके, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख के इसको देखना एक बार, ठीक है। आई विल डिस्कस इस टुमारो। ओके, यू शुड यूज योर माइंड ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड अबाउट इट। देन the last topic of the day we will discuss about the revolutionaries after 1850। सो जो रिवॉल्यूशनरी थे आफ्टर 1815, कई सारे लोग डर गए, ठीक है, क्योंकि अब वहां पर बर्बन डायनेस्टी का रूल था। फ्रांस में किसका रूल था, बर्बन डायनेस्टी का रूल था। कई सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, कई सारे रिवॉल्यूशनरी अंडरग्राउंड हो गए। जैसे ही वो अंडरग्राउंड हुए, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज? इस तरह के सोसाइटी को किंग पसंद नहीं करता था, इसलिए ये लोग छुप छुप के मिलते थे, ठीक है। क्यों मिलते थे? टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी को ट्रेनिंग दिया करते थे कि किस तरह से रिवोल्ट करना है, राइट, एंड टू स्प्रेड देयर आइडियाज। जो भी रिवॉल्यूशनरीज आइडिया थे, ठीक है, उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए वो लोग इस सीक्रेट सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था, राइट। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी आल्सो सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। ज्यादातर जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका ये मानना था कि अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेशन स्टेट्स बनाने पड़ेंगे यूरोप में, तब जाके हमें फ्रीडम मिलेगा। नेशन स्टेट का मतलब मैंने बताया था, वो चाहता था कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोगों के बीच कॉमननेस आए, ठीक है, लोगों को लगे कि यस वी आर कॉमन, ठीक है। सो रिवॉल्यूशनरी का यही हमेशा एक अटेम्प्ट होता था कि दैट वी शुड क्रिएट कॉमननेस अमंग द सिटीजन्स, राइट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं रिवॉल्यूशनरी का। दिस इज जिसेपी मैजिनी, राइट। ही वाज अ इटालियन रिवॉल्यूशनरी। इटालिया कहाँ, इटालियन दैट मीन्स इटली। इटली कहाँ पर है आप देखो मैप पे फाइंड आउट करना, ठीक है। बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। 1807 में ये
जेनेवा में जन्म लिया था। एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी के नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी था, ही वाज द मेंबर। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल, ठीक है। तो इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी में अगर आप उस समय अगर आप रहते तो आपको एग्जाइल कर दिया जाता था, देश से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन थिंग एट दैट टाइम। सो इन 1831 में उसको देश से बाहर निकाला गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहा था रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया, लिगोरिया नाम का एक जगह यूरोप में, ठीक है, वहां पर वो क्या कर रहा था, रिवॉल्यूशन कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको देश से बाहर निकाल दिया गया। He founded two more underground secret societies. First was Young Italy, right, in Marseilles, and then Young Europe in Bern, ठीक है। सो ये दो कंट्री है, मर्सिलेस फ्रांस में है, बर्न कहाँ पर है, फाइंड आउट करना, ठीक है। सो यंग यूरोप नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ब्रांच जो है कई सारे यूरोपियन कंट्री में होगा, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा फेमस सीक्रेट सोसाइटीज थे, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है 1831 1833, प्लेस याद रखना है मर्सिलेस एंड बर्न, राइट। देन मेजनी बिलीव्ड दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट। मेजनी जो है हमेशा इटली के यूनिफिकेशन की बात करता था। एज आई टोल्ड यू, इटली क्या था, 7 स्टेट में डिवाइडेड था। Should I show you? आपको दिखाता हूँ, वेट करो, देखो यहाँ पर, लुक एट हियर, दिस इज नाउअडेज इटली, ये आज का इटली है, पूरा ये वाला भाग इटली है, राइट। देखो यहाँ पर ध्यान से, कई सारे आपको स्टेट्स मिलेंगे, जैसे सबसे नॉर्थ साइड में आप देखो टस्कनी है, उसके ऊपर आपको वेनेसिया मिलेगा, राइट, ठीक है। पैपल स्टेट्स है, किंगडम ऑफ टू सिसली है, राइट और नॉट, किंगडम ऑफ सार्डेनिया है, राइट। सो ये सारे कई सारे छोटे छोटे किंगडम में इटली डिवाइडेड था, ठीक है। सो जिसपी मैजनी का मानना था कि इन सभी को क्या करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, देन ओनली फ्रीडम इज पॉसिबल, राइट। ओके, सो Metternich described. So who was Metternich? I told you, the Austrian chancellor जिसने कि 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट किया था, राइट और नॉट, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा था, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारे सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है, जो हमारे सोसाइटी में पीस है, ठीक है, उनके हिसाब से पीस था, राइट। सो उसका जो सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी है वो कौन है, मैजनी है, ठीक है। सो मैजनी का पिक्चर इधर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ देयर वाज मेनी रिवॉल्यूशनरी who revolted against the monarchical form of government during that time, right. So for today, this much. Thank you. We will meet tomorrow and join the online class at 11 a.m.